गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम आदर्शात्मक जो विचार है उसका अध्ययन करेंगे। पिछली कक्षाओं में मैंने आपको राज्य के कार्यक्षेत्र और उत्पत्ति के संदर्भ में उदारवादी विचारों से अवगत कराया था। आज हम आदर्शवादी विचार देखेंगे कि राज्य की उत्पत्ति और कार्यक्षेत्र के संदर्भ में आदर्शवादियों के क्या विचार हैं। आदर्शवाद की जब हम बात करते हैं तो बच्चों, जैसा कि नाम से ही आपको प्रतीत होता है कि आदर्शवादी सिद्धांत आदर्श और नैतिकता को लेकर चलता है। तो पहला बिंदु हम यही समझते हैं कि राज्य की प्रकृति का जो आदर्शात्मक सिद्धांत है इसको कई नामों से जाना जाता है। जैसे दार्शनिक सिद्धांत कहा है इसको बोसांके ने, हॉब्सहाउस ने इसको आध्यात्मिक सिद्धांत कहा है। इस सिद्धांत का जन्म प्लेटो और अरस्तु के विचारों में ही हमको दिखाई दिया था। और बच्चों, जब आप पाश्चात्य राजनीतिक विचारक पढ़ोगे तो आप देखोगे कि प्लेटो और अरस्तु ने राज्य को एक नैतिक संस्था माना है, प्राकृतिक संस्था माना है, जो कि व्यक्तियों में सद्गुणों की वृद्धि करेगी। तो आदर्शवादियों का यही मानना है कि राज्य एक अच्छी संस्था है जो कि व्यक्तियों को सद्जीवन देती है और इनमें नैतिक गुणों की जो वृद्धि है वो करती है। तो ऐसा संगठन है राज्य, तो ये आदर्शवादी मानते हैं। आदर्शवाद के प्रमुख प्रतिपादक यदि हम देखें तो कांट, हेगल, ब्रैडले, बोसांके ये रहे। और आदर्शवाद को जब हम बात करते हैं तो दो प्रकार का आदर्शवाद हमको दिखाई देता है बच्चों। एक तो मध्यम मार्गी आदर्शवाद और एक उग्र आदर्शवाद। मध्यम मार्गी जो आदर्शवाद है ये थॉमस हील ग्रीन ने इसका प्रतिपादन किया था, जिन्होंने कि राज्य को एक अच्छी संस्था माना, लेकिन कहीं ना कहीं व्यक्ति के अस्तित्व को भी उन्होंने लुप्त नहीं होने दिया। लेकिन उग्र आदर्शवाद में राज्य की सर्वोपरिता को व्यक्ति के ऊपर प्रभावित किया है। इसके जो प्रतिपादक रहे उग्र आदर्शवाद के वो रहे हीगल, इन्होंने उग्र आदर्शवाद का प्रतिपादन किया है। तो बच्चों, सबसे पहली बात तो ये आती है कि आपको ये बताना जरूरी है कि मध्यम मार्गी आदर्शवाद क्या है। इन्होंने अपनी दृष्टि से राज्य की परिभाषा की है, राज्य के कार्यक्षेत्र के संदर्भ में अपने विचारों को रखा है। उग्र आदर्शवाद ने अपनी तरीके से राज्य को डिफाइन किया है और उसके कार्यक्षेत्र की परिभाषा दी है। तो सबसे पहले हम मोटे मोटे रूप में दोनों के अंतर को हम समझ लेते हैं, उसके बाद आपको विस्तृत रूप में इन दोनों के विचार जो हैं वो समझ में आ जाएंगे। पहला हम देखें तो मध्यम मार्गी आदर्शवाद में सबसे पहले इसका प्रतिपादन टी.एच. ग्रीन ने किया था। टी.एच. ग्रीन जो है उस समय ब्रिटेन में उदारवादी विचारधारा थी, उससे बहुत प्रभावित थे और साथ ही साथ हीगल का उग्र आदर्शवादी विचारधारा भी थी, उससे भी वो प्रभावित रहे। तो इन दोनों विचारधाराओं को टी.एच. ग्रीन ने बड़े ही सुंदर ढंग से समन्वय करने का कोशिश करी और अपने विचारों का उन्होंने प्रतिपादन किया। इन दोनों ही विचारधाराओं के जो तत्व थे उनको उन्होंने अपने विचारों में समाहित किया है, इसलिए इसको मध्यम मार्गी आदर्शवाद कहते हैं। दूसरा पॉइंट मध्यम मार्गी आदर्शवाद का है कि राज्य, इनका मानना है कि राज्य एक प्राकृतिक अनिवार्य संस्था है। यहाँ पर ग्रीन अरस्तु से बहुत प्रभावित रहे। जिस तरीके से अरस्तु ने राज्य को एक प्राकृतिक संस्था माना और एक राजनीतिक संस्था माना, क्योंकि उनका ये मानना था कि व्यक्ति अपने समाज में रहता है, वो एक सामाजिक प्राणी है, लेकिन उसकी स्वयं की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक ऐसे संगठन की आवश्यकता है जो कि उसको सुरक्षा दे सके। तो राज्य का कॉन्सेप्ट जो है वो सामने आया। तो इस तरीके से ग्रीन का भी ये मानना है कि राज्य जो है वो एक प्राकृतिक संस्था है। राज्य एक ऐसी संस्था है जो व्यक्तियों को उनकी उद्देश्यों की पूर्ति करने में सहायक होगी और उनके नैतिक विकास में सहायक होगी। तो इस तरीके से राज्य एक प्राकृतिक अनिवार्य संस्था है, ये कोई कृत्रिम संस्था नहीं है, ये ग्रीन का मानना है। दूसरा विचार जो दिया मध्यम मार्गी विचारकों ने वो है व्यक्ति और राज्य परस्पर अन्योन्याश्रित हैं। तो इस संदर्भ में आदर्शवादी सिद्धांत का ये मानना है कि राज्य जो है वो एक सावयव है और व्यक्ति उसके अंग है। तो यह सावयवी सिद्धांत क्या है बच्चों? सावयवी सिद्धांत क्या है? हमारे शरीर से संबंधित है। हमारा शरीर तब चलता है जब सब अंग परस्पर तालमेल के साथ कार्य करते हैं। यदि अंग स्वस्थ हैं तो हम स्वस्थ हैं। वो एक सावयवी सिद्धांत आदर्शवादियों ने राज्य के संदर्भ में लागू किया। उनका ये मानना था कि राज्य एक सावयव है और व्यक्ति उसके अंग हैं, ये एक दूसरे पर निर्भर हैं। व्यक्ति और राज्य जब आपस में
सही ढंग से कार्य करेंगे, उनमें आपस में तालमेल रहेगा तो राज्य का विकास होगा। तो व्यक्ति और राज्य परस्पर एक दूसरे पर निर्भर हैं। व्यक्ति जो है वो राज्य के अंतर्गत है और राज्य वो साधन है जो व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। तो ये अनुन्यासशीलता की बात इन्होंने करी। इसके अलावा नेक्स्ट जो है वो है राज्य अपने नागरिकों की सामाजिक इच्छा का परिणाम है। तो इसमें ग्रीन ने ये बताया है कि राज्य का आधार व्यक्तियों की सामाजिक और जन कल्याण की इच्छा है, क्योंकि राज्य कोई एक व्यक्ति के जन कल्याण को लेकर नहीं चलता, बल्कि सभी व्यक्तियों का हित जो है वो राज्य की नीतियों में, राज्य के जो पॉलिसीज़ हैं उसमें परिलक्षित होता है। तो सभी के हितों के लिए वो नीतिगत निर्णय लेता है। तो जन इच्छा कल्याणकारी का परिणाम है। ग्रीन के अनुसार राज्य शक्ति नहीं है बल्कि मानवीय इच्छा पर ये आधारित होता है। तो जिस तरीके से राज्य को शक्ति के साथ जोड़ा जा रहा था और हीगल ने जिस तरीके से राज्य को एक संप्रभु सर्वोच्च संस्था बना दिया और व्यक्ति को उसके अधीन कर दिया, उससे ग्रीन सहमत नहीं था। उसका ये कहना था कि ये मानवीय इच्छाओं का ये परिणाम है। तो इस तरीके से ये एक मध्यम मार्गी आदर्शवादी दृष्टिकोण रहा जो कि ग्रीन ने दिया। इसके बाद बच्चों हम देखें उग्र आदर्शवादी दृष्टिकोण क्या था। उग्र आदर्शवादी जो दृष्टिकोण है, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, इसका प्रतिपादन सर्वप्रथम कांट ने किया था। उसके बाद हीगल ने इसको बड़े ही व्यवस्थित ढंग से उन्होंने रखा। हीगल का ये मानना था कि राज्य पृथ्वी पर परमात्मा द्वारा रची गई सर्वोच्च उत्कृष्ट संस्था है। व्यक्तियों का कल्याण इस राज्य के अंतर्गत ही निहित है। जो भी व्यक्तियों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थितियां विकास के लिए चाहिए, उन परिस्थितियों का उपलब्धिकरण राज्य कराएगा। यानी कि हीगल ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि राज्य के बिना व्यक्ति का स्वयं का कोई अस्तित्व या व्यक्तित्व नहीं है। तो कहीं ना कहीं राज्य की संप्रभुता को हीगल ने स्थापित किया। व्यक्ति के लिए ही राज्य बना है, ये कॉन्सेप्ट उनका था, लेकिन उन्होंने सारी सत्ता किसको दे दी? राज्य को दे दी। तो इसके जब हम कुछ पॉइंट्स को देखते हैं तो प्रमुख सिद्धांत में पहला यही है कि राज्य और व्यक्ति के मध्य जो संबंध है वो प्राकृतिक है। तो हीगल ने इस चीज़ को स्वीकार किया है कि राज्य और व्यक्ति के मध्य जो संबंध है वो व्यक्ति के प्राकृतिक हैं। व्यक्ति राज्य के व्यक्तित्व का एक अंग है। राज्य जो है वो व्यक्ति का ही एक बड़ा रूप है। व्यक्ति की जो भी सुरक्षा है वो राज्य के अंतर्गत ही उसको प्राप्त हो सकती है, उसका विकास भी राज्य के अंतर्गत ही हो सकता है। तो इस तरीके से व्यक्ति का जो वर्तमान स्वरूप है वो राज्य के कारण ही है, ऐसा हीगल का मानना है। और राज्य के बिना व्यक्ति अपने किसी भी उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर सकता। व्यक्ति एकाकी रहकर किसी भी प्रकार का आचरण नहीं कर सकता और उसने अपना सर्वोत्तम रूप राज्य के अंतर्गत ही प्राप्त किया है। तो कुल मिलाकर राज्य की सुप्रीमेसी जो है वो कहीं ना कहीं व्यक्ति के ऊपर स्थापित करी है उग्र आदर्शवादियों ने। दूसरा, राज्य मानवीय स्वतंत्रताओं की प्राप्ति का एकमात्र साधन है। तो हीगल का ये मानना है कि स्वतंत्रता और कानून एक दूसरे के विरोधी नहीं है, बल्कि कानून इस तरीके से बनेंगे जिससे कि व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का उपभोग कर सके। कानून सामान्य इच्छा के प्रतिनिधित्व करते हैं। कानून कोई एक व्यक्ति विशेष की इच्छा पर निर्भर नहीं होता, ऐसा उग्र आदर्शवादियों का मानना था। और उन्होंने ये भी कहा कि कानूनों के पालन से व्यक्ति अपनी श्रेष्ठ इच्छाओं का पालन करते हैं, अतः कानून के पालन में ही व्यक्ति की स्वतंत्रता निहित है। तो कुल मिला के उनका कहने का भावार्थ ये था कि राज्य के द्वारा बनाए गए आदर्शों की जो पालन है वो व्यक्तियों के द्वारा किया जाए। नेक्स्ट है राज्य ही नैतिकता का स्रोत है। तो हीगल ने ये स्पष्ट कर दिया कि जो नैतिकता है वो राज्य के द्वारा ही दी जाएगी। राज्य जो है वो एक नैतिक संस्था है। राज्य अपने कार्यों में नैतिक नियमों से मर्यादित नहीं होता, बल्कि वह स्वयं ही सामाजिक नैतिकता का स्रोत है। हीगल के अनुसार उचित अनुचित का विचार राज्य से अच्छा कोई भी नहीं ले सकता। राज्य ही विचार ले सकता है क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या न्याय है, क्या अन्याय है। इसका बंधन केवल व्यक्तियों के लिए है, राज्य के लिए नहीं है, है ना। तो ये सब काम केवल व्यक्ति करेंगे कि क्या उचित है अनुचित है। राज्य तो केवल क्या देगा, देखेगा, और उसके आधार पर वो अपना जो भी निर्णय है वो लेगा। तो इस तरीके से हीगल के अनुयायी जो बोसांके हैं उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि राज्य विश्वव्यापी नैतिक संगठन का अंग न होकर समस्त नैतिक संसार का अभिभावक है। तो ये एक नैतिक
ता का स्रोत है राज्य। नेक्स्ट है व्यक्ति को शासन के विरुद्ध विरोध का अधिकार नहीं। हीगल का ये मानना है या उग्र आदर्शवादियों का ये मानना है कि राज्य सामान्य इच्छा का प्रतिनिधित्व है, तो जब व्यक्ति इसमें शामिल हैं तो वो राज्य के किसी भी आदेश की अवहेलना नहीं कर सकते, क्योंकि राज्य के आदेशों में व्यक्ति की सहमति भी निहित है। तो राज्य उस राज्य का अंग है, इसलिए ये आदेश उनको मानने पड़ेंगे। नेक्स्ट है युद्ध वांछनीय है। हीगल का ये कहना है कि युद्ध जो है इनको हम रोक नहीं सकते। अंतर्राष्ट्रीय नियमों के बंधनों का पालन करना राज्य के लिए हर परिस्थिति में संभव नहीं है। जितना पालन हो सकता है उतना ही करेगा, लेकिन युद्ध अगर आवश्यक होंगे तो वो हो भी सकते हैं। तो युद्ध की वांछनीयता पे इसने बल दिया है। तो बच्चों ये मैंने आपको परिचयात्मक रूप में समझाया कि आदर्शवाद क्या है और उग्र और मध्यम मार्गी आदर्शवाद क्या है। तो उग्र आदर्शवाद के प्रतिपादक हीगल और बोसांके रहे। अब नेक्स्ट क्लास में हम राज्य के कार्य और कार्य क्षेत्र के संबंध में चर्चा करेंगे। जो मध्यम मार्गी आदर्शवादी हैं उन्होंने जो राज्य के कार्य क्षेत्र बताए और उग्र आदर्शवादियों ने राज्य के क्या कार्य क्षेत्र बताए।